हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है 2019 एनआरसी लिस्ट नॉट फाइनल। तो अभी क्या हुआ है कि जो एनआरसी के कोऑर्डिनेटर, उनका ये कहना है जो लिस्ट निकली है वो अभी फाइनल नहीं है, अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इससे पहले जब लिस्ट आई थी तो पहले के जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने ये बोला था फाइनल लिस्ट है, लेकिन अब वापस से कहा जा रहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट को, उन्होंने ये बोला कोऑर्डिनेटर ने कि फाइनल लिस्ट नहीं है। तो फाइनल लिस्ट आना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जो लोग एक्सक्लूड हुए हैं, जब फाइनल लिस्ट एक बार पब्लिश हो जाएगी उसके बाद ही वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में अपील कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पर लिखा है कि आप अपील कर सकते हैं फाइनल लिस्ट में। और जो पहले वाले कोऑर्डिनेटर ने बोला था कि फाइनल एनआरसी है, अब उन्होंने वापस बोला कि फाइनल एनआरसी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी लिस्ट आना बाकी है। तो आपको बस एनआरसी के बारे में पता होना चाहिए, असम में हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी 1951 में हो चुका है। आप बस ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। कर्नाटका वाइडेंस एम्बिट पासेस टफ एंटी काउ स्लॉटर लॉ। तो अब कर्नाटका ने नया बिल प्लेस किया है, स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020, जिसमें बैन लगा दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटल स्लॉटर एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की। किसी भी तरीके का कैटल स्लॉटर नहीं हो सकता, बस तभी हो सकता है। इससे पहले भी 1964 में एक एक्ट था, उसमें भी एनी काउ और काफ ऑफ शी बुफेलो उसमें था, लेकिन ये अलाउ करता था स्लॉटर ऑफ बुलक बुफेलो मेल और फीमेल अगर ये सर्टिफाइड हो जाए कि ये 12 साल से ऊपर का है और ये भी इनकैपेसिटेटेड है फॉर ब्रीडिंग और डीम्ड सिक, या तो सिक हो चुका है या ब्रीड कर नहीं सकता है, 12 साल से ऊपर का है, तो ये फीमेल को भी अलाउड था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट चीज़ें आ गई हैं कि अब लगभग 13 साल कर दिया है कि 13 साल से बड़ा होगा वो तभी उसको ऐसे स्लॉटर किया जा सकता है। तो अंडर द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल, कैटल हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज काउ काफ ऑफ ए काउ एंड बुल एंड ही और शी बुफेलो, तो एंड द स्लॉटर इज बैंड। मतलब अब जो बिल आए हैं उसमें सारे तरीके के स्लॉटर बैन कर दिए गए हैं एक्सेप्ट जो बफेलोज होंगे अबव द एज ऑफ 13 ईयर्स और वो सर्टिफाई कर दे कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि ये अब यूज़ नहीं हो सकते हैं, तो फिर अब इनको स्लॉटर कर दिया जाए तो काफ़ी सिक कैटल हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि तो फिर इससे जो बीफ इंडस्ट्री वो कितनी हर्ट हो सकती है, उसके एक्सपोर्ट्स कितने हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप स्लॉटर ही अलाउड नहीं करो। इसके अलावा जो फार्मर्स होते थे फॉर एग्जांपल, या फिर जो एलाइड एक्टिविटीज़ करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, तो जब उनकी ये सारी चीज़ें बफेलो वगैरह जब ब्रीडिंग के लायक नहीं होती थी या फिर इनकैपेसिटेटेड हो जाती थी तो वो इसको बेच देते थे। लेकिन अब तो वो बेच भी नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं वैसे छोड़ देते हैं, ताकि रोड पर कितने ज़्यादा हो जाते हैं जानवर, आपने भी देखा होगा। तो इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये सब स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है जो कि यूपीएससी के लिए खास रेलेवेंट नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप स्टेप्स इन विप्लव कॉल्स ऑफ मैंडेट इवेंट। तो बेसिकली ये कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, बस ये त्रिपुरा के सीएम ने बोला है कि हम पब्लिक से मैंडेट कराएंगे कि मुझे चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ इनके इंटरनल लोगों का ये कहना है कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटोरियल है अबाउट द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। तो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि वो मैंडेट, आपने ये पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में कि और भी डेमोक्रेसीज के फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मेथड्स होते हैं जैसे कि प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल। तो आप एक बार जाके लक्ष्मीकांत में सारे मेथड्स रिवाइज कर लीजिएगा कि डेमोक्रेसी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इलेक्शंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो ये कुछ 4 प्रोसेस होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑपरेट गुजरात लोकल बॉडी स्टिल पोल्स आर हेल्ड। तो अभी क्या हुआ है कि जो गुजरात के लोकल इलेक्शंस होने थे, ठीक है, लेकिन कोविड-19 के चलते स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि अभी हम इलेक्शंस करा नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर एक रूलिंग आई है, उसमें रूलिंग में ये बोला है कि जब ये 5 साल हो जाएंगे तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस विद अ 5-year टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इट स्लेटेड टू एंड। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं लोकल बॉडीज़ को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आप मैनेज करिए जब तक नए इलेक्शंस नहीं हो जाते। तो इसमें बेसिकली क्या बोला है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ द लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस विद अ 5-year टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज स्लेटेड टू एंड। तो जहाँ पर एंड हो जाएगा वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स देखेंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ये बोला गया कि आप कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, बस आप रूटीन वर्क करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। रशिया ने ये बोला है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को यूज़ कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटी चाइना पॉलिसी, और इनके फॉरेन मिनिस्टर जो क्वाड ग्रुपिंग है उसमें बस ये बोला है कि इंडिया को यूज़ किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न नेशंस। अब क्वाड में कौन कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आप इस न्यूज़ को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज़्यादा वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम रशिया और चाइना के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे इक्वल कोऑपरेशन मेंटेन करके रखें, ऐसा मतलब आप कहीं यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में अगर आपको लगे। इंडस वैली डाइट हैड डोमिनेंस ऑफ मीट फाइंड्स स्टडी। तो स्टडी हुई थी तो उसमें पता चला कि इंडस वैली के लोग बहुत डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे, बहुत एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, साथ ही बीफ वगैरह भी कंज्यूम करते थे। तो डाइट ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें डोमिनेंस ऑफ मीट था, इंक्लूडिंग बीफ का मीट सबसे ज़्यादा था।
ठीक है। उसके बाद लैम्ब का भी था, पर इसके बाद था गोट शीप, वो बाद में था। तो जो पॉटरी है उसके लिपिड रेसिड्यूज को जब देखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो उससे पता चला जो लिपिड रेसिड्यूज है कि ये क्या कंज्यूम करते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे। इसके अलावा एनिमल्स का मीट कंज्यूम करते थे, जैसे कि पिग्स, कैटल, बुफेलो, शीप एंड गोट, एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते थे बीफ, 50 to 60% वो बीफ यूज़ करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुफेलो की ही वो मिली एनिमल बोन्स। उसके बाद शीप गोट का करते थे अबाउट 10%। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ये इससे पहले भी एक बार न्यूज़ आई थी लिपिड रेसिड्यू में कि बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट नॉट टू ड्राफ्ट बिल विद स्टर्न पनिशमेंट फॉर रेप एसिड अटैक। तो आपको पता होगा अभी हैदराबाद में एक केस हो गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने एक दिशा एक्ट पास किया था। उसमें ये था कि डेथ पेनल्टी हो जाएगी रेप के लिए, इंस्टेड ऑफ द करंट पनिशमेंट जो 10 से उसको 20 साल कर दिया था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक कर दिया था, ये सारी चीज़ें की थी। तो उसी सेम लाइन से महाराष्ट्र कैबिनेट में ने एक अप्रूव किया है ड्राफ्ट ऑफ शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स, जो कि स्टर्न पनिशमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर डेथ पेनल्टी, फॉर एग्जाम्पल रेप, एसिड अटैक और चाइल्ड अब्यूज़। इसमें बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें ये प्रोविजंस है अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक विक्टिम होगा तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे फॉर प्लास्टिक सर्जरी एंड फेशियल कंस्ट्रक्शन। और ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, जो कन्विक्ट होगा उसे फाइन के तौर पर कलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा CRPC में भी कुछ चेंजेस किए गए स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करने के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन पीरियड को 15 वर्किंग डेज पर ले आए हैं दो महीने से, और ट्रायल पीरियड को 30 वर्किंग डेज पर ले आए हैं 2 महीने से, और अपील पीरियड को रिड्यूस करके 45 डेज कर दिया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वीमेन। सिर्फ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद वो तीसरा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, अराउंड 9.2% ऑफ द टोटल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, कि आंध्र प्रदेश में ये कहना था कि वहाँ पर कुछ एक डिजीज़ हो गई, मिस्ट्री डिजीज़, तो उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी सैनिटेशन के द्वारा क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा क्लोरीन वगैरह गया होगा, तो उससे क्या हुआ, उनको ब्लड सैंपल्स में बहुत ज़्यादा क्लोरीन मिला है। तो ये माना जा सकता है सैनिटेशन की वजह से ऐसा हुआ है। कि अभी health experts investigating the mystery illness in Eluru town in West Godavari district of Andhra Pradesh have flagged excessive bleaching and chlorine used in sanitation programs, जो कि कोविड-19 के स्प्रेड के लिए हर जगह हम देख रहे थे डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से मे बी ये हुआ हो। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द अहर्तिया बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे इसमें नहीं लगा, आप कुछ मेन्स आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है न्यू सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र फाइट अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो अब क्या हुआ, महाराष्ट्र पुलिस ने इंटरपोल से एक सॉफ्टवेयर लिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो मतलब किसी भी इमेज को देखकर उसकी न्यूडिटी को वो कर सकता है डिटेक्ट, साथ में फेशियल फीचर्स देख के ये भी बता सकते हैं कि बच्चा कितने साल का होगा। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन एल्गोरिथम है जिससे आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है क्रॉलर। तो ये क्या करता है, एक बार कंटेंट अगर आइडेंटिफाई हो गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको और पोर्टल्स पर डिटेक्ट करके उसको टेक डाउन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और भी वो चल रहे हैं यूनिट्स चाइल्ड अब्यूज़ को फाइट करने के लिए। एक तो है इनको ट्रेस यूनिट। ठीक है, वो कौन से कैंपेन के अंदर हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल। तो उनका एक वाइडर कैंपेन है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, उसके अंदर उन्होंने ट्रेस यूनिट सेटअप की है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कर्ब करने के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2019 से लेकर 2020 में लगभग 25,000 इंस्टेंसेस आए हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और ऑपरेशन चल रहा है जो कि ऑपरेशन ब्लैक फेस है। इसमें क्या करते हैं, महाराष्ट्र साइबर स्टार्टेड टू फॉरवर्ड कंप्लेंट्स टू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर FIRs वर रजिस्टर्ड, कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट मिलती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट को पास करते हैं, जब वहाँ पे FIR रजिस्टर की जाती है अगेंस्ट एक्यूज पर्सन। तो ऐसे लगभग 100 FIRs रजिस्टर की जा चुकी हैं इन केसेस लिंक्ड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल, और लगभग 50 लोग अरेस्ट हो गए। ये एक्सप्लेन सेक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये IKEA जो फर्नीचर वगैरह बनाता है, स्वीडिश कंपनी है, तो अपना वो जो मैगजीन है उसे बनाना बंद कर रही है और सब उसको ऑनलाइन चलेगा। तो ये आई डेंट फाइंड इट इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC। हु वांट्स फेडरलिज्म। अब इसमें कुछ ऑथर ने बोला है कि कहाँ फेडरलिज्म अंडरमाइन किया गया है, फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म जो कि है इंडिया का, उसको कैसे मोड़ा तड़ोड़ा जाता है अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरलिज्म का फीचर रखा था तो उन्होंने कहीं फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म नहीं है, तो ये कहीं ऐसा फेडरलिज्म जैसा वर्ड नहीं यूज़ किया गया था। तो इंडियाज़ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ऐसा BR अम्बेडकर का कहना था। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी में यूनिटरी हो जाता है। तो सच अ पावर ऑफ कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू यूनिटरी स्टेट। तो आपको ये पता होगा जब यूनिटरी में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर स्टेट्स की कोई राय नहीं ली जाती, तो वहाँ पे कोई फेडरेशन प्रोसेस नहीं होता है।
तो 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म सस्टेन होता है। पहली बात ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो सेंट्रल अथॉरिटी सिर्फ सारे लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर सकती, इसीलिए स्टेट्स को फेडरलिज्म का ढांचा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेट्स में कहीं ना कहीं फेडरलिज्म था, और इससे बहुत जगह प्रूव भी होता है कि हमारा फेडरलिज्म है। फॉर एग्जांपल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जैसे ये बात की गई थी कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे अरेंज बनाया जाए, तो आंध्र प्रदेश वगैरह बने भी थे, और नए ग्रुप ABCD में स्टेट को डिवाइड किया गया, तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। तो ये माना जा सकता है कि इंडिया की फेडरलिज्म के लिए ये एक विक्ट्री थी। उसके बाद हम ऑथर का कहना है बेसिकली इसलिए सेंटर ने ऐसा कर दिया था कि स्टेट्स को बना दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। एक बार उनको आइडेंटिटी मिल जाती फिर उन्हें किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा सेंट्रलाइजेशन के लिए। तो पहली बात ये ऑथर ने उठाई है। दूसरी बात ऑथर का ये कहना है, हम फेडरलिज्म देख रहे हैं कि फेडरलिज्म कैसे अंडरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल जब आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करने की बात हुई थी आंध्र और तेलंगाना में, तो स्टेट लेजिस्लेचर इसके अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद भी बिना स्टेट लेजिस्लेचर की कोई बात सुने उसे बाइफरकेट कर दिया गया। उसके बाद हम कश्मीर को देखते हैं विच वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ स्टेटहुड। तो जो फेडरलिज्म वॉरियर्स थे जो इतना बोलते थे, कोई भी नहीं आया ये कहने कि स्टेट की बिना कंसेंट के ऐसा कर दिया गया। ऑथर ने बोला है, लेकिन तीसरा पॉइंट ये है, जैसे अभी हम फार्मर्स एजुटेशन में देख रहे हैं, तो बेसिकली स्टेट्स का ये कहना है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप इसमें बिल नहीं बना सकते, ठीक है, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और एट द सेम टाइम क्या गारंटी किया जा रहा है कि आप ये मांग रहे हो कि आप सेंट्रल MSP गारंटी, तो एक तरफ आप कह रहे हो सेंट्रल MSP गारंटी चाहिए और फिर आप दूसरी तरफ फेडरलिज्म को डिफेंड कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती। या तो फिर आप सेंट्रल MSP की मांग मत करो। ऑथर ने बोला अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंक्रीजिंग प्रेसिडेंशियलाइजेशन हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स का, एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस विद पावर विद अ सिंगल फेस, तो इसमें क्या हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर्स के स्टैचर्स है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि पावरफुल मैसेजिंग है, कोई भी बात करनी होती है आप सोशल मीडिया पे सीधे ट्विटर पर डाल दोगे या फिर मेनली लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तो यहाँ पे स्टेट का काम खत्म हो जाता है। द अदर सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल कल्चर माइट बी द सुप्रीम कोर्ट। तो अब एक इंस्टीट्यूशन कल्चर कहीं कहीं जगह बाकी है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें समझ नहीं आता, मतलब बिल्कुल प्रेडिक्टिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट। कहीं फेडरलिज्म में वो कम डाउन करता है, कहीं कहीं नहीं करता, तो हमें नहीं पता वो बेसिकली कब कम डाउन करेगा ऑन फेडरलिज्म इशूज़। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ ही बाई पार्टीसन कंसेंसस कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, और बस अब इसमें भी कब इरोड हो जाए पता नहीं, तो ये लास्ट बेस्टियन ऑफ फॉर्मल इम्पार्शलिटी इज इरोडेड। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की बहुत दिक्कत है। जैसे कि कश्मीर में पहले सेंटर के पास कितनी कम पावर थी, सारी पावर स्टेट के पास थी, लेकिन अभी स्टेट ने उसको स्टेटहुड से वो कर दिया है, हटा दिया है। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि लोकल कन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक डिस्कोर्स ऑफ सिक्योरिटी रहता है, तो वो सेंटर को एक पॉइंट दे देता है स्टेप इन करने के लिए। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी है। फिर एक आयरनी ये है, अभी हम GST देख रहे हैं, तो GST से क्या हुआ, स्टेट्स को स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया है उसकी टैक्सेशन पावर से, मतलब काफ़ी टैक्स उसके हट गए। पर ये बिना स्टेट के कोऑपरेशन की तो आई नहीं है, क्योंकि इसमें तो स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए था, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स ने भी इसमें कोऑपरेट किया है तभी है, और स्टेट अभी भी इसको फेडरलिज्म को इंश्योर करने की कोशिश करता है GST में। फॉर एग्जांपल अभी GST सेस नहीं कलेक्ट हुआ था, तो सेंटर का ये कहना था इस बार हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सेंटर को बोरो करके देना पड़ा, क्योंकि स्टेट ने बहुत पुशबैक किया, नहीं आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंटर और स्टेट में दिक्कत, स्टेट्स में भी दिक्कत है कि वो नीचे डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते, रूरल और लोकल बॉडीज़ को कुछ पावर्स ही नहीं देना चाहते, तो मोस्ट स्टेट्स आर रिलेक्टेड टू ऑनर मोर डिसेंट्रलाइजेशन। तो मतलब बेसिकली ये जिसके पास पावर है वो नीचे वालों को देना ही नहीं चाहता, वो सारी पावर अपने पास सेंट्रलाइज करके रखना चाहता है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश, उन्होंने बोला है कि हम लोकल डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन कर रहे हैं अपने प्राइवेट लेबर मार्केट में। तो ये पार्टी के ओन ऑब्सेशन है, जो पार्टी कहती है कि वन नेशन वन एवरीथिंग है, फिर आप ये कर रहे हो कि अपने यहाँ प्राइवेट लेबर मार्केट को लोकल डोमिसाइल वाले लोग ही कर सकते हैं, तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना वन नेशन वन एवरीथिंग के लिए। तो ऑथर ने बेसिकली फेडरलिज्म के कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि कैसे कैसे फेडरलिज्म अंडरमाइन किया जाता है, हर पार्टी अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती है। अब अभी ऑथर ने बेसिकली ये बोला है इस आर्टिकल में कि जो ICDS सर्विसेज होती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाइल्ड सर्विसेज, जो कि देखती न्यूट्रिशन देखती, हेल्थ और प्री एजुकेशन देखती, जो कि बच्चे 6 साल से कम के होते हैं, और विमेन का भी न्यूट्रिशन देखती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स का भी देखती हैं, जो कि वन सच स्कीम है। पर हम देखने जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं, 36% डू नॉट हैव टॉयलेट्स। तो नीति आयोग ने रिकमेंड किया कि वहाँ पे बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब जब ICDS बेनिफिशियरीज वहाँ पर रजिस्टर तो करते हैं, फिर वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर वो प्राइवेटली रन सेंटर्स के पास चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो प्राइवेटली रन सेंटर्स में आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने की वजह से क्या होते हैं, उनकी लो इनकम फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा हिट होता है।
ठीक है। अब ये है कि रिसर्च ने ये बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेइंग बेस्ड लर्निंग अप्रोच इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि 6 साल से पहले ज़्यादातर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस समय उसको प्लेइंग बेस्ड लर्निंग कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ में न्यूट्रिशन देने की भी ज़रूरत है, तभी तो उसका दिमाग चल पाएगा। तो पेडागोजिक प्रोसेस के साथ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का तभी हो सकता है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए और साथ ही साथ उनको अच्छी सैलरीज दी जाए और उनको करियर प्रोस्पेक्ट्स और सर्विस कंडीशंस दी जाए, तभी कुछ हो सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेंटर का जो पोषण अभियान चल रहा है उसको भी कैपेसिटीज़ बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और आशा वर्कर्स के लिए, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये है, फाइजर ने ये बोला है कि वो कोविड-19 की वैक्सीन की प्राइसिंग कैसे रखेगा, वो डिफरेंशियल प्राइसिंग रखेगा। फॉर एग्जांपल जीडीपी के अकॉर्डिंग, डेवलप्ड कंट्रीज है तो उसमें ज़्यादा प्राइसिंग रखेगा, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कम रखेगा, जो लीस्ट डेवलप्ड है फॉर एग्जांपल अफ्रीका उसमें नॉट ऑन प्रॉफिट बेसिस पे देगा। ठीक है। अब फ्रांस में अभी हमने देखा कि इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म को फाइट करने के लिए क्या हुआ, उनके यहाँ एक एक्ट लाया जा रहा है। उस एक्ट में क्या क्या बोला जा रहा है, उसमें पहली बात ये ऑब्लिगेटरी कि जो भी बच्चे 3 साल से हैं, 3 साल के, उनको स्कूल में जाकर पढ़ना होगा। ये नहीं फॉर एग्जाम्पल मदरसा में पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं अलाउड होगा। तो होम स्कूलिंग को ऑप्ट आउट कर दिया गया और सिर्फ बहुत ही स्पेशल केसेस में उनको होम स्कूलिंग अलाउ किया जाएगा। तो मेजर इज एम्ड एट एंडिंग सो कॉल्ड क्लैंडस्टाइन स्कूल्स, जो कि फंडामेंटलिस्ट ओन करते हैं। इसके अलावा जो भी मॉस्क होंगे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टेट के साथ में जो भी फॉरेन फंडिंग अगर 10,000 यूरो से है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि विमेन विद वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उनके अहेड ऑफ मैरिज, तो ऐसे सारे डॉक्टर्स के ये क्राइम पनिशेबल होगा और इसमें प्रिजन हो सकती है आपको। तो बेसिकली चाह रहे हैं कि 3 साल के बच्चे हो जाएंगे तो उनको स्कूल जाना कंपलसरी, और मदरसा वाले स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो फंडामेंटलिस्ट ओन करते हैं। साथ में दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को रजिस्टर करना पड़ेगा और 10,000 यूरो से ज़्यादा फंडिंग लेंगे तो आपको वो भी दिखानी पड़ेगी। साथ में जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स देते हैं डॉक्टर, इनके खिलाफ क्राइम पनिशेबल हो सकता है। अब ये एक रिपोर्ट आई है तो उसमें ये कहना है कि अभी जिस पेज से जा रहे हैं तो उस पेज से क्या हो सकता है, 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो यूएन एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अभी रिकवरी हो रही है कोविड-19 के बाद, वो हम ग्रीन रिकवरी कर सकते हैं। ग्रीन रिकवरी बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम ऐसा बनाए जिसमें जीरो एमिशन हो, तभी हम अपने जो टेम्परेचर है, जो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, तभी हम उसको उस पर एडहेयर कर सकते हैं। कैबिनेट ने ओके किया पब्लिक वाईफाई स्कीम। तो पब्लिक वाईफाई स्कीम में ये बोला गया है कि पब्लिक वाईफाई अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल होगा थ्रू द पब्लिक डेटा ऑफिस। तो पब्लिक डेटा ऑफिस को कोई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी फीस की जरूरत नहीं होगी। पब्लिक डेटा ऑफिस कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी किराने स्टोर में, कॉमन सर्विसेज सेंटर में, जो कि वेरियस स्मॉल और ग्राम पंचायत में होते हैं। पीडीओ इंटरनेट अपने बेसिस पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वो टेलीकॉम या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लीज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो लास्ट ईयर अभिजीत बैनर्जी जो कि नोबेल लॉरिएट है, तो उनका ये कहना है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम हाफ डेड है, उसको कैपिटल फॉर रिवाइवल, उसको रिवाइवल के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ फॉरेन सोर्सेज से कंप्लीट कर, फॉरेन सोर्सेज उसको दे सकता है। क्यों? हमारे अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल व्यू है कि इंडियन कैपिटलिस्ट अच्छे हैं और जो फॉरेन कैपिटलिस्ट अच्छे नहीं, इसलिए हम फॉरेन कैपिटलिस्ट को अलाउ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो उनका यही कहना था जो बैंकिंग सेक्टर इंडिया को, उसको बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटलिस्ट की ज़रूरत है, जो भी उसका डेट है उसको राइट डाउन करने के लिए, और इसके लिए हमें फॉरेन कैपिटलिस्ट को अलाउ करना चाहिए। दे आर सॉर्ट ऑफ द लिविंग डेड। बेसिकली नोबेल ऑडिट का ये कहना है कि हमारे जो बैंक है सॉर्ट ऑफ द लिविंग डेड है। अगर आप उनके बुक्स केयरफुली एग्जामिन करो तो आपको ये पता चलेगा, तो दे आर नॉट एक्चुअली वायबल। और ऑथर का ये भी कहना, बेसिकली इनका ये भी कहना है जो हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट हुए भी हैं अर्बन में, वो बेसिकली जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है वो गुड जॉब से नहीं, वो बैड जॉब से हुआ। फॉर एग्जांपल कोई भी स्किल ट्रेंड जॉब्स नहीं है, वो या तो लो एंड्स ऑफ द सर्विस सेक्टर में या तो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। आप देखोगे जॉब्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में ग्रो कर रहे हैं, फूड डिलीवरी में ग्रो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में ग्रो कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड बूम है, ना कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड लेबर को यूज़ कर रही है। अभी ये बोल दिया कि December 14 से 24/7 RTGS अलाउड है, तो ये तो पहले भी बोला जा चुका है। इसके अलावा नेफ्ट भी 24/7 अलाउड है। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम भी 24/7 अलाउ कर दिया। राइज इन AI अडॉप्शन इन इंडिया हायर देन मेनी मेजर इकोनॉमीज। तो अभी पता चला है कोविड-19 पैंडेमिक के चैलेंजेस के बाद जो AI में सबसे ज़्यादा बूस्ट है तो इंडिया में है, अराउंड 45% इंक्रीज हुआ AI में अमंग ऑल कंट्रीज, वाला US में 35% हुआ है। ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में AI पावर डायग्नोस्टिक गाइडेंस सिस्टम आ गया है पेशेंट्स और मॉडल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए टू स्प्रेड द वायरस। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video then please like, share and subscribe.